प्रोफेसर शशि, एक चीज ये बता दीजिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं एक संदर्भ भी दे रहा हूँ। जब 2024 का इलेक्शन हो गया जून में, उसके बाद जो हमारे भागवत साहब थे, एक वो गोरखपुर में आके 5 दिन वो रुके थे, और ये था कि कोई शिविर लगा है इसलिए रुके थे, और उसमें उनकी योगी जी से कई बार बातचीत भी हुई थी। उसके बाद 31 अक्टूबर को मथुरा में इनका जो, उसका नाम अलग अलग नाम है, कुछ प्रबुद्ध या कौन सी, जो इनकी हाईएस्ट बॉडी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, उसका मथुरा में बैठक हुई थी, और वहां पे फिर योगी जी गए थे, और योगी जी की फिर क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। क्लोज डोर मीटिंग जल्दी होती नहीं, क्लोज डोर मीटिंग हुई थी 2-2.5 घंटे की। तो जो भी हो, योगी जी ने किसी तरह से इनको तो पूरे तरह, मतलब आरएसएस की बैकिंग योगी जी के पास है, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ना भी हो, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, सुबह से शाम तक एक ही चीज रहती है, जो योगी जी का अगेंस्ट बोलता है वो अमित शाह उसकी पीठ पे हाथ रख देते हैं, उसको चाय पे बुलाएंगे, जहाज भेज के कहेंगे हाँ आ जाओ आ जाओ। फिर मतलब अमित शाह के साथ अगर रहना है तो योगी को गाली आप देना शुरू कर दीजिए, आप अमित शाह के करीबी हो जाएंगे। मेरा एक प्रश्न और है, ये जो अभी नागपुर का इंसिडेंट हुआ, आपको क्या लगता है कि इससे योगी की ताकत, योगी जी की ताकत बढ़ जाएगी? उनको अब एक जो खतरा रहता है कि हटा दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे, अमित शाह चाल चल, वो थोड़ा अब उस पर विराम लगेगा, और अमित शाह का जिस तरह से तूती बोलती थी उसमें भी थोड़ी थोड़ी कमी आएगी। जैसे बिहार में जाके उनको वही है, वो सिर्फ गाली देना जान रहे हैं, वो केवल लालू यादव को और उनको गाली दे रहे हैं, लेकिन वहां पे भी लोग अप्रहेंसिव हैं कि अल्टीमेटली ये नीतीश जी के ही पर काटने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो प्रोफेसर शशि, अमित शाह के अब क्या हैसियत रह जाएगी, और उनका रोल बढ़ेगा, कम होगा? उनसे लोग ज्यादा डरेंगे और डरेंगे, कम डरेंगे, क्या होगा? नमस्कार और ईद की मुबारकबाद। देखिए, अमित शाह तब तक तो मजबूत हैं जब तक कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी अभी। लेकिन ये तय है कि योगी जी एक तो कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि उन्होंने बना रखी है, और जिस प्रकार से माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहते हैं, तो उससे उनकी भी अपनी हिंदुओं के बीच में, यानी कट्टर हिंदुओं के बीच में छवि भी बनी हुई है। और अमित शाह निसंदेह जो है उत्तर प्रदेश में उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उनकी कोशिश हुई थी, मौर्य और ब्रजेश त्रिपाठी, ब्रजेश जो हैं उनके द्वारा उनकी कोशिश तो प्रारंभ हुई थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, बाल बांका कर नहीं पाए। इसका अर्थ है कि योगी की अपनी ताकत है उत्तर प्रदेश में, और निसंदेह उनको जो आरएसएस का संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में तो योगी जी फिलहाल सुरक्षित हैं, और 2027 के चुनाव के पूर्व वहां कुछ नहीं होने वाला। योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा, भले उसका परिणाम जो भी होगा वो तो समय बताएगा। दूसरी बात यह है कि अमित शाह की ताकत में कोई बहुत ज्यादा अभी कमी आएगी नहीं, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के अधीन सारे वो विभाग हैं जिसके द्वारा वो लोगों की एक प्रकार से जो है वो षड्यंत्र के द्वारा उनकी कमजोरियों को वो इकट्ठा करके रखते हैं। तो इसका परिणाम यह है कि वो उनकी ताकत जो है भी कम होने वाली नहीं है, और अभी भी वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय तो है ही, वही प्रिय है। अब तीसरी बात जो है, अब जहां तक नितिन गडकरी साहब का सवाल है, देखिए आरएसएस के प्रिय तो हैं, और साथ ही साथ उनकी छवि भी इन दागदार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रिलेटिवली बेहतर है, और एक मॉडरेट और उदार छवि है। यद्यपि वो संघ के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है कट्टरपंथी हिंदुओं का संगठन है, उनके बल पे ही चुनाव में वो जीतते हैं, तो निसंदेह जो है वो इस बात से तो इनकार आप नहीं कर सकते। लेकिन दो ऐसी स्थिति है कि नितिन गडकरी जो है जब तब जो है कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो बिल्कुल मोदी की बातों से प्रतिकूल होता है, और ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से मोदी को खुली चुनौती जैसी होती है कि ठीक है, हमें ऐसा लगता है, आप क्या कर सकते हैं, आप करके दिखाइए। दूसरी एक है कि एक उन्होंने जो है जो मिनिस्ट्री संभाल रखी है उसके विषय में भी ओवरऑल इमेज अच्छी है, बल्कि कईयों को मैंने कहते सुना है कि अगर कोई काम करने वाला मंत्री है तो वो नितिन गडकरी है, वही काम कर रहा है, बाकी तो लफाजी कर रहे हैं और बाकी तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं जो उनका कार्य क्षेत्र है।
तो इसका मतलब है कि नितिन गडकरी की एक बेहतर छवि है और रिलेटिवली उदार छवि है भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्राथमिकता देने की स्थिति बनेगी कि नितिन गडकरी या योगी, नितिन गडकरी या देवेंद्र फडणवीस, तो देवेंद्र फडणवीस की तो अभी स्थिति वो है नहीं, उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद दे दिया गया है और वो उस पद पे रहे बस। उससे बियॉन्ड अभी उनको सोचने की जरूरत नहीं है ना, वो उनको कुछ अवसर मिलने वाला है। तो सवाल सिर्फ अब यही उठता है कि नितिन गडकरी हैं और योगी हैं, लेकिन ये तय है कि अमित शाह प्रयास तो नहीं छोड़ेंगे। जितना षड्यंत्र वो कर सकते हैं, जितने कुटिल हैं, जितने प्रपंची हैं, तो वो प्रयास करेंगे। और मोदी की भी है, जहां तक मुझे लगता है मोदी की भी कमजोरियों को वो संभाल के रखते हैं। तो मोदी जी की कमजोरियां भी उनके हाथ में है। तो आप जरा याद कीजिए गुजरात से ही लेकर के सोनी मानसी का मामला या जो भी है, मैं उस पर अभी कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी कमजोरियां उनके पास हैं। तो मोदी जी अमित शाह के अलावा किसी और के विषय में नहीं सोच सकते, ये भी तय है। अब रही बात कि कितना संभव हो पाएगा मोदी जी के लिए, तो देखिए मोदी जी की स्थिति जो है जून के चुनाव के बाद तो कमजोर हुई है, 2024 के चुनाव के बाद अब वो निसंदेह उतने मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि नागपुर की यात्रा को भी उससे जोड़ करके अब दिखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है जेपी नड्डा ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद जो कुछ हुआ और उसके बाद जो है खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के जो परिणाम आए हैं, तो निसंदेह कहीं ना कहीं लोगों ने यह कहना प्रारंभ किया कि देखिए आरएसएस ने फिर से एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ जो है समर्थन देने का और उनके लिए प्रचार करने का जिम्मा संभाल रखा था। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि 2024 के चुनाव में आरएसएस जो है मोदी के साथ नहीं थे या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास कोई विकल्प है नहीं, कहां जाएंगे वो? सवाल ये उठता है कि वो समर्थन दे रहे थे, उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन तब तक मोदी जी की छवि इतनी धूमिल हो चुकी थी, मोदी जी के कारण जो है उनकी छवि, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि एक ऐसा मजबूत अलायंस बना जिसने भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को खुली चुनौती दी। तो उसका असर ये हुआ कि वो 240 पे आ गए। हालांकि ये भी तय है कि 79 सीट्स पे विवाद तो है ही। एडीआर का रिपोर्ट या अन्य कुछ संगठनों ने जो रिपोर्ट दी थी कि 79 सीट्स पर जो है निसंदेह बेईमानी हुई, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग या अन्य सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, तो ये तो तय है कि उनकी छवि जो है उतनी मजबूत अब नहीं है। भले वो और राम मंदिर के बाद अगर चुनाव में उनकी ये स्थिति बनी तो आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक बात, मोदी जी तब तक सत्ता में रहना पसंद करेंगे जब तक कि वो बिल्कुल हटा नहीं दिए जाएं या चुनाव में हार नहीं जाएं। वो स्वेच्छा से तो सत्ता का त्याग नहीं करेंगे। अधिनायक कभी भी स्वेच्छा से सत्ता का त्याग नहीं करता, ये बात जान लीजिए। अगर या तो बहुत सारे फासिस्ट अधिनायकों की या तो मृत्यु हो गई, मृत्यु का मतलब है हत्या हो गई, यदि मृत्यु का संदर्भ लें तो हिटलर ने आत्महत्या की, मुसोलिनी की तो हत्या की गई, बिल्कुल चौराहे पे उसकी हत्या हुई थी, और भी बहुत सारे अधिनायकों के विषय में आप जानते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि मोदी जी स्वेच्छा से तो सत्ता का कतई त्याग नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात की मार्गदर्शक मंडल वाली, ये बातें दूसरे के लिए है, उनके लिए नहीं है। जो उनके रास्ते में कांटे थे उनको हटाने के लिए जो है उन्होंने ये मार्गदर्शक मंडल का कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। वो अपने लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं और न करने वाले हैं। तो अभी तो जो लबोलुआब है और जो स्थिति है कि मोदी जी विद्यमान है, मोदी जी जब तक विद्यमान है तो अमित शाह भी जो है वही मजबूती के साथ डटे रहेंगे। हाँ, ये जो है खेल भी चलता रहेगा, कयास भी लगाते जाते रहेंगे, इनके बाद कौन, ये सब चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो है दांव पेच और खेल चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो स्थिति यही है, और चूंकि देश की सत्ता एक षड्यंत्रकारियों की सत्ता है और नफरत फैलाने वालों की तो सत्ता है ही, तो वो देश में जिस प्रकार से नफरत फैलाते हैं और नए नए मुद्दे पैदा करते हैं ताकि जनता उलझ करके रह जाए और तमाम समस्याओं को बिल्कुल जनता जो है दरकिनार कर दे, उस पर कोई चर्चा भी ना हो, तो आप ये जान लीजिए ये षड्यंत्र भी अभी चलता रहेगा। और निसंदेह बिहार में जो आप कर रहे हैं, बिहार में तो अमित शाह के चुनाव में दिए गए भाषण से ऐसा भी लग रहा है
कि उनकी सरकार ही नहीं है, वहां एनडीए की सरकार नहीं है। बात ऐसे करते कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो ये करवा देंगे, ये खुलवा देंगे। अभी किसकी सरकार है? लगातार जो है, ठीक है मोदी जी ये नीतीश कुमार जो है कई बार महागठबंधन के साथ ही 2 बार गए, लेकिन सवाल है सरकार तो नहीं की है। जब किसी की सरकार हो, सत्ता में हो, तो वो ये बातें तो कर ही नहीं सकता। वो तो ये बताना चाहिए कि उसने अब तक क्या किया है, और किया है तो ये क्या किया है, और जो नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए, फिर इसके लिए वो समय मांग सकते हैं। तो जो अमित शाह के भाषण वहां हो रहे हैं, उसे साफ लगेगा कि वहां पर एनडीए की सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी, इसके प्रति वो आश्वस्त नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, वो नीतीश कुमार जी के लिए संकट तो बने हुए रहेंगे। नीतीश कुमार को वो स्थिर तो नहीं होने देंगे। और नीतीश कुमार खुद भी जिस प्रकार की छवि उन्होंने बना ली है, और जिस प्रकार की मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं, बल्कि कई बार लगता है कि वो मानसिक रूप से एक प्रकार से रोगी हो चुके हैं, तो इससे ये भी साफ लगता है। तो देखिए इन तमाम चीजों का परिणाम क्या निकलता है। लेकिन अभी मोदी जी भी हैं और अमित शाह भी अभी हैं। धन्यवाद। जी।